what is your syllabus for the first unit test? तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। फर्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 ये, लेकिन चैप्टर 5 समझो, ये जो मैंने पीडीएफ शेयर किए हैं वो चैप्टर 5 है। तुम लोग सुमिता अरोरा को मत समझ लेना चैप्टर 5। अकॉर्डिंग टू सुमिता अरोरा बुक आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स, ठीक। बट जो सीबीएसई की जो बुक है, जो तुम्हारा पीडीएफ जो भेजा है तुम लोगों को, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 मेरा कंप्लीट हो गया है। उस चैप्टर 5 के अंदर ही सुमिता अरोरा के 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर 5 है जो सीबीएसई का जो मैंने पीडीएफ भेजा है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पीडीएफ। सबके पास में है कि नहीं? ये पीडीएफ सबके पास में है? yes. किसी के पास नहीं हो तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, या आपस में तुम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, ठीक। और जो एक चैप्टर है तुम्हारा, वो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 ये भी तुम्हारा सीबीएसई बुक से ही आएगा। सीबीएसई का जो सॉरी पीडीएफ है उससे से लूंगा मैं इसको। ये 2 चैप्टर रहेंगे और तुम्हें उसका वो बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल चॉइस को एमसीक्यू रहेगा, ठीक। एमसीक्यू 20 क्वेश्चंस, और 30 मार्क्स का जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा सिलेबस है। 20 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यू रहेंगे, और एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब उसमें एक क्वेश्चन के 2 आंसर भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इस बार टेस्ट में दिए थे, ठीक। तो 20 क्वेश्चंस विल बी 30 क्वेश्चंस का जो है वो थ्योरी बेस्ड एग्जाम होगा। तो थ्योरी वाला तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि या तो हो सकता है ऑनलाइन ही हो, और अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि तुम लोग, मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, उनके आंसर अपनी नोटबुक में या पेपर्स पर लिखोगे, फिर उसको एज अ पीडीएफ मुझे वापस सेंड करोगे, ठीक है। अपना नाम लिख के, उस पर रोल नंबर लिख के उसको मुझे वापस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करोगे, ठीक। और एमसीक्यू वाला क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली तुम्हें उसके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैं उसमें मार्किंग स्कीम सेट कर दूंगा, ठीक। तो ये हो सकता है डिस्क्रिप्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव में ऑनलाइन भी हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्टली उसको टाइप करके लिखना पड़े, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है। वैसे तो राइटिंग वाला ही होगा। तो राइटिंग वाले में तुम लोग उसका पीडीएफ बना के मुझे सेंड कर देना आंसर्स के, तो मैं उसको चेक कर लूँगा फिर, ठीक। तो सिलेबस में तो कोई डाउट नहीं किसी को। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 1 एंड सीबीएसई वाली बुक से करना है, सुमिता अरोरा वाली बुक को नहीं देखना है। उसे पढ़ सकते हो, सुमिता अरोरा वाली बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन उसके चैप्टर नंबर फॉलो नहीं करने हैं। चैप्टर जो फॉलो करोगे वो सीबीएसई की बुक के पर। सर चैप्टर 1 हम खुद कर, चैप्टर 1 जो है उसमें बेसिक्स हैं, मतलब जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर क्या है, ठीक। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, व्हाट इज सीपीयू एंड व्हाट इज मेमोरी, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक क्लास, वैसे तो मैंने एक क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया भी था, और मैं इसके कुछ वीडियो सेंड कर दूंगा। इसके जो वीडियोस मैंने मेरे बनाए हुए नहीं है, वो किसी दूसरे के हैं, बट वो तुम लोगों को क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है। उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हें समझ में आए, क्योंकि वो जो मैंने वीडियो भेजूंगा वो उन्होंने प्रॉपर समझाया हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तुम लोग वीडियो देख के उसको पढ़ सकते हो, और अगर इनकेस तब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं तो हूँ ही ना तुम लोगों के लिए, मैं बता दूंगा उस चीज़ को, यस ठीक सर। है। इसलिए मैंने चैप्टर 1 इंक्लूड किया है, क्योंकि देखो सिलेबस ज़्यादा नहीं हो पाया हमारा, क्योंकि मैंने सिलेबस को थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि और सब्जेक्ट में तुम लोग के 3-3, 4-4 चैप्टर हो चुके हैं, बट कंप्यूटर साइंस में नहीं हो पाया। बट मैं इसलिए थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग का बेस मजबूत हो जाए, फिर उसके आगे तो मैं स्पीड में ले पाऊंगा, क्योंकि पहले बेसिक जो पाइथन का है वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं अगर स्पीड ले लूँगा तो फिर तुम लोगों को आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आगे तुम लोग अपने आप से ही कर लोगे, आगे के चैप्टर्स जो हैं तो वो अपने आप से भी कर लोगे, क्योंकि तुम लोगों का स्टार्टिंग बेस अच्छा हो जाएगा। तो ठीक, तो 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, उसकी प्रिपरेशन कर लेना। आई थिंक कब से है एग्ज़ाम? 12 से बोला है, 12 तारीख से। यस सर। ठीक है, तो टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये मार्क्स ऐड होंगे तुम लोगों के, ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि ये टेस्ट ऐसे ही हो रहे हैं, इन सबके मार्क्स तुम्हारे उसमें आएंगे, मार्कशीट में ऐड होंगे इसके मार्क्स, ठीक। ओके, तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल।
देखो चैप्टर 1 में देखो सर, ये सारी हाँ सर ये कंप्यूटर का पेपर कब होगा? अभी डेट शीट आ जाएगी, उसकी डेट शीट मिल जाएगी तुम लोगों को। सर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? अभी क्या बताया मैंने, अभी इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, इतनी देर से मैंने क्या बताया, लिख के दिखाया नहीं अभी ये सब। मैं अभी आया सर मैं। अच्छा ये नोट कर लो, ये जो दिया हुआ है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो मैंने लिखा हुआ है इस पे। यस सर ले ली। ठीक है, तो इसके हिसाब से तैयारी करना अपनी, और सीबीएसई की बुक से पढ़ना, और मेरे जो नोट्स हैं, जो एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं वो सब पढ़ लेना। बाकी ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ वहाँ से। ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं वो पढ़ लेना, और सीबीएसई की जो पीडीएफ है उसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होगा, मतलब मैं जितना मैंने पढ़ाया है जो क्लास में उसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक, ओके। फ्लो ऑफ कंट, अच्छा मैं चैप्टर 1 के बारे में बता रहा था कि चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। जो चैप्टर 1 है तुम लोगों का, वो एक बार बता देता हूँ क्या क्या है उसमें। देखो ये चैप्टर 1 है तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम। तो पहले तो देखो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, तो सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है ना सबको। Yes, sir. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट आउटपुट। ठीक, तो सबको पता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। फिर कंप्यूटर में क्या क्या होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक, तो ये उसमें लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब खुद से थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, खुद से भी समझ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। फिर इसमें देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम जरूर याद कर लेना कि यहाँ पे तुम्हारा ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। और सीपीयू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एएलयू और एक होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या दो पार्ट होते हैं सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू हैव टू पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक, और मेमोरी, ये मेमोरी है तुम्हारा। तो मेमोरी कितने तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ से इनपुट जाता है, इनपुट कहाँ पे जाता है, सीपीयू के पास जाता है, इनपुट तुम्हारा जाएगा मेमोरी के अंदर। फिर मेमोरी से सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को फैच करेगा। फिर डेटा को फैच करने के बाद जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो ये कंप्यूटर का डायग्राम है कि कंप्यूटर में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं। इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, सीपीयू में दो चीज़ें होती हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट। फिर दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर है। फिर यहाँ पे सीपीयू के बारे में बताया कि व्हाट इज सीपीयू। तो सीपीयू सब जानते हो, सीपीयू में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीपीयू में दो पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू जो होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, एंड सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक, इनपुट डिवाइसेस तुम्हें पता है कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस जानते हो सब लोग। Yes, sir. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में तुम्हारा क्या आएगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गए, दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस। ठीक, तो इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल याद कर लेना। वैसे तो मैं पूछूंगा नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना पूछूंगा, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। ठीक, फिर आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में तुम्हारा प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर, हेडफोन, मॉनिटर, ये सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये सब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में। ठीक, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। फिर कंप्यूटर का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, मतलब कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो कैसे इवैल्यूएशन हुआ, तो ये तुम लोग पढ़ लेना। देखो यहाँ दिया हुआ है पूरा कि सबसे स्टार्टिंग में किस टाइप के कंप्यूटर थे, 1642 में कौन सा पास। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, ज़्यादा कोई ना थ्योरी लिखी हुई है, कब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, कब टेबुलेटिंग मशीन्स आई, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कब हुआ, ट्यूरिंग मशीन्स कब आई, एबेकस कब यूज़ होता था। ठीक, तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। तो हिस्ट्री ऑफ, हाँ हाँ सर आप ये पूछोगे जैसे कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, या फिर जो इस चैप्टर में है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में थोड़ा थोड़ा सा पूछ लूँगा मैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बेसिक डिटेल्स रहेंगे उसकी। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेना है, इसकी हिस्ट्री दिया हुआ है। जैसे कि 1947 में देखो वैक्यूम ट्यूब्स आ गई, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा, ये देखा है ना 1947। फिर 1970 में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा,
इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, सिलिकॉन चिप होती है विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया। फिर तो पूरा एवेल्यूएशन दिया हुआ है कि पहले हम कैसे यूज़ करते थे, फिर उसका कैसे कैसे एवेल्यूएशन हुआ। तो अभी जो हमारा कौन सा जनरेशन चल रहा है, 5th जनरेशन या 4th जनरेशन चल रहा है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में तुम लोग पढ़ लेना कि व्हाट आर द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक, तो वो नेट पे भी मिल जाएगा जनरेशन का, और या बुक से भी पढ़ सकते हो। समझ रहा, ये भी ऑन कर देना जरा, ये इसका ये चार्जर ऑन कर दो। ठीक है, समझ में आया? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ लेना, ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, पढ़ना है बस, केवल तुम लोगों को याद करना है ये चीज, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल चीज है या समझाना पड़े उसे। ठीक, तो ये थ्योरेटिकल है पूरा, इसको पढ़ सकते हो। फिर ये पूरा आर्किटेक्चर है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है माइक्रो प्रोसेसर में, तो माइक्रो प्रोसेसर को मैं एक क्लास में बता दूंगा तुम लोग, माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है। ये वाला टॉपिक जो थोड़ा सा समझने वाला है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है। फिर मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, ये मैंने बताया था उस दिन कि 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में तुम्हारा रैम एंड रोम आता है, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी ड्राइव्स हो गई, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। हाँ सर ये मुझे ये समझ नहीं आया कि प्रोग्रामेबल रोम क्या है और एरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये वाला रोम समझ के नहीं आया। रोम के टाइप उसमें लिखा होगा कि किसका क्या यूज़ है। रोम के कई टाइप्स होते हैं, जैसे जो तुम्हारी रोम होती है उसके कई टाइप्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के रोम्स होते हैं, तो उसमें यूज़ लिखा होगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ईपी रोम या प्रोग्रामेबल रोम, तो उसमें उसमें उसको याद करना है कि उसका क्या यूज़ है। ठीक, मैं अभी एक वीडियो शेयर कर दूंगा तुम लोगों को इस चैप्टर के, तुम्हें सब पूरा क्लियर हो जाएगा, ऐसा तुम्हें नहीं लगेगा ही नहीं कि मैंने वो पढ़ाया नहीं है। ठीक है, इसके जो वीडियोस हैं मेरे पास, वो एक सर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो मैंने एक वीडियो तुम्हें भेजा था आज, अक्षिता याद हो, देखा था क्या? यस सर। हाँ, तो उस वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन सर इस किया होगा चैप्टर ना। के नोट्स नहीं बनाने? नोट्स इसके लिख लेना, मेन मेन चीज़ें लिख लेना, ज़्यादा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो लिख लेना। और ये मेमोरी की यूनिट्स होती हैं, तो ये यूनिट्स जैसे 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 जीबी इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1 टीबी इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। उसके बाद गीगाबाइट से आगे पेटाबाइट होता है, फिर एक्साबाइट होता है, एक जेटाबाइट होता है, और एक होता है योटाबाइट। ठीक है, तो ये सारी मेमोरी की यूनिट्स हैं। 1 टीबी इक्वल टू कितना होता है, 1024 जीबी, 1 जीबी इक्वल टू 1024 एमबी, फिर 1 MB इक्वल टू 1024 KB, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। ठीक, फिर जीबी से बड़ा होता है, सॉरी टीबी से बड़ा होता है पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ठीक, तो ये मेमोरी की यूनिट्स याद कर लेना, वैसे ज़्यादा कोई नहीं है उसमें। केबी से स्टार्ट करोगे, केबी से केबी बाइट्स, फिर एमबी किलोबाइट, जीबी मेगाबाइट, इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। टाइप्स ऑफ मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये बता ही दिया था मैंने। एक मेमोरी और होती है जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सुना है किसी ने, व्हाट इज कैश मेमोरी? हाँ यस सर। में आता सर। हाँ, कैश मेमोरी जो होता है, यस। हाँ कैश मेमोरी जो होता है वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कैश मेमोरी की स्पीड प्राइमरी मेमोरी से भी ज़्यादा होती है, मतलब रैम से भी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। अब कैश मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? कैश मेमोरी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होती है, मतलब वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है पर सेकंड, मतलब सीपीयू की स्पीड बहुत फास्ट होता है सीपीयू। तो अब सीपीयू डेटा कहाँ से एक्सेस करता है? प्राइमरी मेमोरी से। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा कि डाटा एक्सेस करेगा, बट जो डेटा वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है, जो डेटा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, मतलब बार बार यूज़ होता है, तो उस डेटा को हम लोग प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं कराते हैं, उस डेटा को कहाँ स्टोर कर लेते हैं? कैश मेमोरी में। तो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा क्या होगा कि जब सीपीयू बार बार एक्सेस करेगा तो उसको उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कैश मेमोरी की स्पीड ज़्यादा है, तो सीपीयू को कैश मेमोरी से डेटा फैच करना ईजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। बिकॉज जब सीपीयू की स्पीड फास्ट होगी और प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कम है, तो जो डेटा वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा है
तो बार बार उसको प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस नहीं करेगा, उस डेटा कर लेगा वो कैश मेमोरी से एक्सेस कर लेगा। तो क्योंकि कैश मेमोरी की स्पीड ज़्यादा है, तो सीपीयू के साथ उसका स्पीड का मिसमैच नहीं होगा। उसी स्पीड में जिस स्पीड में सीपीयू काम कर रहा है उसी स्पीड में कैश मेमोरी उसको डेटा ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होता है कि इट इज़ अ मेमोरी बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू। ठीक है, and its speed is very fast and the frequently used instructions are stored in the cache memory. ठीक है, कैश मेमोरी क्या होता है? इट इज अ मेमोरी बिटवीन द रैम एंड सीपीयू। रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी में हम वही इंस्ट्रक्शंस स्टोर कराते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, मतलब जिन्हें हमें बार बार एक्सेस करना पड़ता है। जिससे क्या होगा कि बार बार जो हमारा सीपीयू है वो रैम को एक्सेस नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कैश मेमोरी को एक्सेस करेगा। तो कैश की स्पीड फास्ट है, तो कैश की स्पीड जब फास्ट है तो जो हमारी कैपेसिटी है या सिस्टम का जो थ्रूपुट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैश मेमोरी? यस सर। सेकेंडरी मेमोरी देखो, ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सीडी डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, टैप ड्राइव हो गया। पहले मैग्नेटिक टैप्स वो चलते थे, वो उस टाइप के मैग्नेटिक वाली जो क्या बोलते थे उन्हें, सीडी नहीं बोलते थे ना, कुछ कैसेट्स बोलते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब बहुत पहले की बात है 90 हाँ ठीक। तो ये सब पहले यूज होते थे। अभी तो हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह यूज करते हैं, पेन ड्राइव्स यूज करते हैं, सीडी और डीवीडी का यूज भी कम हो गया है बहुत। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड्स यूज करते हैं। फिर देखो डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, तो ये सब लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ये समझ में आ जाएगा। बस, बस किसे बोलते हैं? बस, BUS। बट इस बस क्या होता है? आप लोगों ने बस तो सुना होगा नॉर्मली, वाली बस नहीं है। यस सर, गाड़ी। रियल लाइफ वाली बस नहीं है, जैसे बस में तुम लोग ट्रेवल करते हो। ठीक है सर, ये सिस्टम बस है। ये ट्रेवलिंग यहाँ भी होता है, ट्रेवलिंग तो यहाँ भी होता है, लेकिन सर ये प्रोसेसर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। हाँ, बस मीन्स होता है यहाँ पे बस का काम भी क्या है? ट्रेवल कराना ही है, ट्रेवलिंग के लिए ही यूज होता है ये। ठीक है, बट यहाँ पे ट्रेवल कौन करता है? डाटा ट्रेवल करता है, डाटा। ठीक है, ट्रेवलिंग किसकी होती है? डेटा की। डेटा हमारा ट्रेवल करता है बस के थ्रू। बस मीन्स होता है वायर्स। बस मीन्स ऑल द कनेक्टिंग वायर्स which are used to connect devices with the computer. Bus means all the connecting wires. जैसे कि मैं अपना कीबोर्ड है, कीबोर्ड को मैंने अपने कंप्यूटर से अटैच किया हुआ है, तो उसका जो केबल है या जो वायर है उसे क्या बोलोगे? बस बोलोगे। ठीक है, ऐसे ही माउस को कनेक्ट किया हुआ है या प्रिंटर को कनेक्ट किया हुआ है, या हमने सीपीयू के अंदर जो सीपीयू के मेमोरी होता है, सीपीयू जब अंदर सिस्टम कभी तुम लोग ने खोल के देखा हो तो उसमें क्या होता है? मदरबोर्ड में कई सारे वायर्स होते हैं जो कि मदरबोर्ड को कनेक्ट करते हैं हार्ड डिस्क के साथ या एक्सटर्नल कार्ड्स के साथ, तो क्या कहलाते हैं? बस कहलाते हैं। बस मीन्स होता है वायर्स या केबल्स। ठीक है, जो कि डेटा ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हैं। डेटा किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? बस के थ्रू ही होता है। ठीक है, जो हमारा डेटा है वो किसके थ्रू ट्रेवल करता है? बसेस के थ्रू ट्रेवल करता है। तो बस मीन्स होता है ऑल द कनेक्टिंग between computer and devices. ठीक सर, सर ग्राफिक कार्ड मतलब? ग्राफिक कार्ड्स भी होते हैं जो कि ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। मतलब कोई गेम्स वगैरह प्ले करते हैं तो ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है, या कोई वीडियो वगैरह प्ले करते हैं तो ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो वो ग्राफिक कार्ड होता है, वो इंस्टॉल कर लेते हैं सीपीयू पे, मदरबोर्ड पे सॉरी, तो फिर वो तुम्हारा ग्राफिक बेस्ड हो जाता है। सर मेमोरी सेल क्या होता है? मेमोरी के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं, मतलब मेमोरी जो है सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक, तो वहाँ पे वो डेटा उसी सेल्स में जाके स्टोर होता है। ठीक है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अगर ये माइक्रो प्रोसेसर अगर समझ में ना आए तो मैं कर दूंगा तुम लोगों को एक क्लास में, और उसका मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा। माइक्रो प्रोसेसर में एक्चुअली कई सारी चीज़ें होती हैं। वर्ड साइज़ क्या होता है, मेमोरी साइज़ क्या होता है, क्लॉक स्पीड क्या होता है, तो इसको मैं अलग एक क्लास में पढ़ा दूंगा अभी कल या परसों में।
ठीक है, बस इसमें इतना ही है। और डेटा और इन्फॉर्मेशन जानते हो, डेटा मीन्स क्या होता है, रॉ फैक्ट्स, और इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, डेटा जब प्रोसेस हो जाता है। डेटा जब प्रोसेस नहीं हुआ तो उसे क्या बोलोगे, डेटा। ठीक है, मतलब जैसे हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया तो वो इनपुट क्या हो गया, हमारा डेटा हो गया। अब जब वो इनपुट प्रोसेस करके जो आउटपुट मिलता है वो क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, जब इनपुट जो हमने दिया उसको प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू। तो आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें चीज मिल रही है, जो डेटा मिल रहा है, उसे क्या बोलोगे, इन्फॉर्मेशन। और बिफोर प्रोसेसिंग जो हमने उसको सबमिट किया वो क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। डेटा मीन्स द इनपुट विच इज गिवन बाय द यूजर, and information means the data which we are getting after processing from the CPU। ठीक है, तो ये डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है। डेटा और टाइप्स मैंने बताई दी, डेटा और टाइप्स तो हमें पता ही है। तो एक कई तरह का डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, डेटा कैप्चरिंग में डिवाइसेस होती हैं कुछ। ज़्यादा डिटेल में नहीं लेना है क्योंकि ये ज़्यादा इतना नहीं आता है तुम लोगों का। ये चैप्टर मुश्किल से 2 या 3 नंबर का आता है तुम लोगों के फाइनल एग्जाम में, तो इतना मैंने इसको डिटेल में नहीं लिया है। ठीक, अभी थोड़ा सा 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का ही आएगा लगभग, 5 या 10 मार्क्स का दे दूंगा मैं। 2 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा और 3-4 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा। सॉफ्टवेयर बताया हम लोगों को, सॉफ्टवेयर जानते हैं सब लोग। ठीक, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ती है, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, ये याद कर लेना। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन याद कर लेना। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है नाम कभी, व्हाट इज? यस सर। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं पर। सॉफ्टवेयर तो पता है, सॉफ्टवेयर मींस क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, और काम क्या होता है, विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टास्क या स्पेसिफिक टास्क, विच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। तो पता है, सब सॉफ्टवेयर पढ़ा है हमने। अब 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस सर। सॉफ्टवेयर, ठीक। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है? कोई बताएगा, व्हाट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कोई बता सकता है? बताओ क्या नाम ये? सर कोई ऐप वगैरह? हाँ, ऐप तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली डिफाइन कैसे करोगे? दीक्षा बताओ, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, क्या पता, हो सकता है। सर यूजर के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, यूजर के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम्स यूज necessary to carry out operations for a specified application। हाँ, मतलब वो सॉफ्टवेयर ही होता है। गेम वगैरह। हाँ, जैसे कि मैं अभी, जैसे तुम्हारा ये माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम का काम क्या है कि हम इसके थ्रू ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो ये तुम्हारा क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो भी क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर यूजर के लिए यूज होता है, जो सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हम गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर हो गए, तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या होंगे, दे आर यूज्ड फॉर द यूजर, मतलब यूजर उसको किस लिए, यूजर अपने लिए यूज कर रहा है उसको। ठीक,
तो these type of softwares are called application software. Application software helpful for the user. Application softwares are helpful for the user and system softwares are helpful for the system. ठीक है, सिस्टम सिंपल सी डेफिनेशन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए होते हैं, यूजर के लिए होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए होते हैं, सिस्टम मतलब कंप्यूटर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर, दे आर हेल्पफुल फॉर द, they are helpful for the user. ठीक, यूजर के लिए जो यूज होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर द सिस्टम कंप्यूटर. कंप्यूटर को हेल्प करता है उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो यूजर को हेल्प करता है उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ध्यान रखना हमेशा, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब इसके एग्जांपल बताएगा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एग्जांपल बताओ, एनी वन एग्जांपल. सर विंडो. हाँ, विंडोज. विंडोज जो है वो तुम्हारा, विंडोज इज ऑपरेटिंग. एंड्रॉइड. एंड्रॉइड मोबाइल में यूज होता है. एंड्रॉइड इज आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक, इसके अलावा कौन कौन से, एक नाम सुना होगा लिनक्स. इसका नाम सुना है लिनक्स का? सर आपको यूनिक्स होता है, लिनक्स, यूनिक्स और सर आपका एप्पल. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. एक होता है सोलरीज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, बट हम लोग अभी विंडोज़ ही यूज़ कर रहे हैं. जैसे नॉर्मल यूज़र जो है, जो सिंपल यूज़र है, जिसको ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो विंडोज़ ही यूज़ करता है. लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे विंडोज़ का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली तो है, बट उसमें सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है. विंडोज़ में जो है सिक्योरिटी फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं है जितने कि हमारे सर आपकी वॉइस. सर अब आवाज नहीं आ रही सर आपकी. जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हो गए, विंडोज़, एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स, एप्पल एंड सोलरीज. ठीक, और भी हो सकते हैं, कई सारे होते हैं. ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये बताएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? सर ये इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में. वेरी गुड. सर फाइल वगैरह का मैनेजमेंट करना. हाँ, इट इज एन इंटरफेस. इट इज एन इंटरफेस User and between user and hardware. इंटरफेस का काम करता है, मतलब इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि मैं जो कीबोर्ड से भी टाइप कर रहा हूँ ना, yes, तो ये sir. टाइप क्यों कर पा रहा हूँ कीबोर्ड से? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने मुझे एक इंटरफेस दिया हुआ है जिससे कि मैं अपने हार्डवेयर को यूज कर पाऊँ. मतलब इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. ठीक है, तो अगर हमें यूजर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराना है तो वो किसके थ्रू होगा? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है. हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना भी हार्डवेयर है उसको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये भी है, इट मैनेजेस all the hardware resources
रिसोर्सेस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ये सबसे करेक्ट डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई पूछता है तो आप सीधा सा बोलोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। हार्डवेयर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आता है हार्डवेयर के अंदर? हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आएगा? तो एमएस वर्ड लग जाता है, क्रोम, गेम्स वगैरह। ये हार्डवेयर कहलाएंगे, क्रोम और गेम्स? नो सर सर, मॉनिटर सीपीयू सर। हार्डवेयर तो सर कीबोर्ड, फिजिकल मॉनिटर पार्ट्स ऑफ वगैरह। कंप्यूटर। हाँ सीपीयू हाँ वही सर जो आउटपुट देते हैं वो। नहीं, आउटपुट देते हैं तो हार्डवेयर होते हैं। कीबोर्ड का सर इनपुट लीजिए सर। जैसे मॉनिटर्स वगैरह, पावर सप्लाई। हाँ, माउस इसको देखो, इसको ये ऐसे सब नहीं चीज। करेंगे, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। एक एक नाम थोड़ी बताओगे तुम कि सबके नाम बताओगे कि कीबोर्ड, माउस। उसको बोलोगे हार्डवेयर में क्या क्या आता है। कंप्यूटर इनपुट, सिस्टम हार्डवेयर के अंदर सारी इनपुट डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ऑल दी आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी एंड बसेस, ये सब हार्डवेयर होता है। ठीक है, यस। अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज हार्डवेयर, तो ये थोड़ी बोलोगे सीपीयू। हाँ, सीपीयू हार्डवेयर है, बट उसको इस तरह से कैटेगराइज करोगे। मतलब तुम लोग अब पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, तो ऐसे थोड़ी बताओगे माउस इज अ हार्डवेयर, मॉनिटर इज अ हार्डवेयर। उसको ऐसे बताओगे कि ऑल द इनपुट डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है? हार्डवेयर है। जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या है? हार्डवेयर है। हमारा क्या है? सीपीयू क्या है? हार्डवेयर है। ठीक, मेमोरी क्या है? हार्डवेयर है। और बसेस, जितनी बसेस होती हैं वो सारी क्या है? हार्डवेयर। ये सब हार्डवेयर में आता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी एंड बसेस। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी कंप्यूटर का नहीं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? इन सारी चीज़ें को मैनेज करता है। ठीक है, मतलब वो इनपुट डिवाइसेस को मैनेज करेगा, किस तरह से इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करना है, किस तरह से आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करना है, किस तरह से सीपीयू को यूज़ करना है, किस तरह से मेमोरी को यूज़ करना है, किस तरह से बसेस को यूज़ करना है। ये सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस ऑल दी हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, और इट इज an interface between the user and the hardware. It is an interface between the user and the hardware. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। ठीक, सबको व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया सबको? विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम। यस सर। नाउ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ, क्या क्या फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? सर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का काम नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसेसिंग तो सीपीयू सर करता फाइल है। मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। हाँ, इसका काम ये होता है कि पहले मैंने बता दिया कि सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये तो एक फंक्शन ही हो गया ना उसका। हाँ, तो ये क्या काम करता है? पहले तो करता है तुम्हारा एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस, इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। क्योंकि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम अपने सिस्टम से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस पहला। ठीक है, दूसरा क्या है? इट इट इज यूज्ड टू मैनेज मेमोरी। ठीक, मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और एक होता है, एक टर्म होता सर है प्रोग्राम रन करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब हमारे कंप्यूटर पे कई सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मान लो कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उन प्रोग्राम को मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा।
कि मतलब किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम रन कराना है। सीपीयू प्रोग्राम रन कौन कर रहा है? सीपीयू प्रोग्राम रन नहीं कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को रन नहीं कराता है, रन तो कराता है सीपीयू, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा कि सीपीयू करंटली कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है या उसके बाद उसे कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब जैसे कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे समझो कि जैसे हमारे स्कूल में कई सारे टीचर्स हैं, ठीक, और बच्चे हैं और स्कूल के भी है, ठीक, तो प्रिंसिपल कोई काम करता है क्या? प्रिंसिपल कोई काम करता है स्कूल में? प्रिंसिपल कोई काम नहीं करता है स्कूल में। प्रिंसिपल का काम ये होता है कि जो उसके रिसोर्सेस हैं, उसके रिसोर्सेस क्या हैं? टीचर्स, टीचर हो गए या स्टूडेंट हो गए, तो उन रिसोर्सेस को मैनेज करता है। मैनेज का मतलब कि कोई काम करवाना है तो काम तो करेगा टीचर, लेकिन उससे करवा कौन रहा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या हो गया? एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारे स्कूल के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which manages all the resources of a computer। ठीक है, which manages all the resources of a computer। काम मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, और एक काम और होता है इसका, नेटवर्क को ही मैनेज करता है। इट मैनेजेस, मतलब हमारे कंप्यूटर में जो इंटरनेट आ रहा है इसको भी कौन मैनेज कर रहा है? मतलब लैन कनेक्शन है या जो भी है, तो उसको मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ड्राइवर इंस्टॉल्ड है जो कि हमें नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट आ पा रहा है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसे बोलते हैं नेटवर्क मैनेजर। ठीक है, तो वो नेटवर्क मैनेजर क्या करता है? नेटवर्क को मैनेज करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीट सिस्टम का एक इंचार्ज है, ऐसे बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक, तो अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप बताओगे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which provides user interface, it manages all the hardware resources of a computer, and it provides memory management, it provides file management, it provides process management, and it provides network management। ठीक है, तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इसको याद कर लेना। ये थ्योरी में मैंने बोल दिया कि ये अभी तुम्हारे टेस्ट में आएगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम याद कर लेना अच्छे से, उसके फंक्शंस याद कर लेना। नाउ इसके बाद क्या है? सिस्टम हो गया। कुछ यूटिलिटीज होती हैं, यूटिलिटीज में जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा, यूटिलिटीज का मतलब होता है कि जो सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाएं, जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें, ठीक, उसे बोलते हैं यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होते हैं? कंप्यूटर को स्मूथली एग्जीक्यूट होने में हेल्प करते हैं या स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैं बोलूँगी कौन कौन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कोई एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बता सकता है कोई भी? कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को हेल्प करते हैं, स्मूथ हेल्प करते हैं रन कराने में? सर एंटीवायरस का होता है एक। हाँ, एंटीवायरस हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एंटीवायरस क्या होता है कि वायरस को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है, उसमें कोई हैंग नहीं होता है, ना उसका मेमोरी वेस्ट होता है। क्योंकि एंटीवायरस क्या करता है, जितने भी वायरसेस होते हैं उसको प्रिवेंट करता है या उसको डिलीट भी कर देता है। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, ऐसे ही और भी कई सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि हमें अपने सिस्टम का बैकअप लेना है तो उसके लिए कुछ बैकअप सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं बैकअप यूटिलिटीज। कई सारे क्या होते हैं? बैकअप यूटिलिटीज आते हैं। सर इसमें क्लाउड्स भी तो होते हैं। क्लाउड में तो डेटा स्टोर होता है। क्लाउड के ऊपर क्या होता है कि डेटा स्टोर रहता है, वहां से हम डेटा को एक्सेस करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिए हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ यूटिलिटी। डिस्क क्लीनर टूल, कई सारे डिस्क क्लीनर टूल आते हैं, डिस्क कंप्रेशन टूल आते हैं। डिस्क जैसे मान लो कोई डेटा कंप्रेस करना है तो डेटा कंप्रेशन के लिए भी कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे हमारा डेटा का साइज़ ज़्यादा है, फाइल का साइज़ बड़ा है,
और हम चाहते हैं कि उसको ईमेल के थ्रू सेंड कर पाएँ या अपने गूगल ड्राइव में स्टोर कर लें, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का साइज़ हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तो उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसे बोलते हैं डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, या कि डेटा को जो कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ कहलाते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज से डेटा सिस्टम को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज़ होंगे, सिस्टम को रीस्टोर करना है तो उसके लिए भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे यूटिलिटीज़ कहलाते हैं। यूटिलिटीज़ मतलब यूटिलिटीज़ आर द सॉफ्टवेयर्स विच हेल्प द सिस्टम फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक, याद कर लेना, डेफिनेशन दी हुई है इसकी, सिस्टम यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। मतलब वही हुआ उसका जो कि उसको मेंटेन करने में यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। फिर डिवाइस ड्राइवर्स, तो ड्राइवर्स कई तरह के होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स जानते हो, सिस्टम ड्राइवर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द ड्राइवर्स? एक डिवाइस को एकदम अच्छे से काम करना है या फिर अच्छी से फंक्शनिंग होने का हेल्प करना। नहीं, ड्राइवर्स का मतलब होता है कि वो सारे सॉफ्टवेयर्स, देखो जब हम दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं आपस में, जब दो चीज़ों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड होता है। मतलब जैसे मैं कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहा हूँ अपने किसी कंप्यूटर से, तो कीबोर्ड क्या है, एक अलग एंटिटी है या एक अलग ऑब्जेक्ट है, और हमारा कंप्यूटर क्या है, या कंप्यूटर मतलब सीपीयू या वो जो प्रोसेसर है वो एक अलग एंटिटी है। तो जब हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, बीच में एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दो डिफरेंट तरह की चीज़ें आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकती, तो डिफरेंट तरह की इमीडिएटर होता है, तो उस इमीडिएटर को बोलते हैं ड्राइवर। तुम लोगों ने सुना होगा कि जब हम बोलते हैं कि उसका ड्राइवर काम नहीं कर रहा, उसका ड्राइवर करप्ट हो गया, सुना है? यस सर। बोलते हैं ना ड्राइवर, उसकी वजह से मेरा वो कैमरा काम नहीं कर रहा, या मेरा माउस काम नहीं कर रहा, या कोई डिवाइस काम नहीं कर रही। तो वो जो ड्राइवर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि दो डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर which provides interaction between two different types of things. Driver is a software. Driver क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है which provides interaction between different types of objects या different types of devices. ठीक है, समझ में आया? What is driver? Device driver, sorry, not yes, driver. sir, आगे ड्राइवर क्या करता है? वापस बताए, ड्राइवर Driver, device drivers means they are the softwares which provides interaction between two or more different types of devices. अब देखो अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, जैसे कि विंडोज़, अभी जो हम विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं, तो इन वाले विंडोज़ के अंदर हमें कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। मतलब मैं डायरेक्ट कीबोर्ड को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट माउस को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ड्राइवर की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है इन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स में? क्योंकि मुझे माउस को कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर से, तो माउस कनेक्टिंग के लिए क्या होगा, एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। बट जब अभी जैसे हमारे सिस्टम में विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, या विंडो 8 इंस्टॉल्ड है, या विंडो 7 इंस्टॉल्ड है, तो इन वाले सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमने कभी कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया, जनरली किया है क्या? नो सर। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? सर उसमें पहले से आते हैं। हाँ, जो हमारा विंडोज, जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं विंडोज वगैरह, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, इसमें पहले से सारे ड्राइवर इनबिल्ट रहते हैं। मतलब वो पहले ही जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं उसी टाइम पे वो ऑटोमेटिकली सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, ये जो ड्राइवर्स हैं वो विंडो के अंदर ही रहते हैं सारे। माउस का ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड का ड्राइवर हो गया, प्रिंटर का नहीं आता है जनरली, प्रिंटर क्योंकि प्रिंटर का अलग से करना पड़ता है ना। कई सारे में, कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रिंटर का भी इंस्टॉल हो जाता है, बट प्रिंटर की सीडी आती है, जो जब प्रिंटर हम लोग खरीदते हैं तो उसमें एक सीडी रहती है, वो उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी हमारा प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स आर
automatically, they are the inbuilt in the operating system, but some of the drivers we have to install externally. ठीक है, कुछ ड्राइवर्स को मैं एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ता है और कुछ ड्राइवर्स जो होते हैं वो इंटरनली या उसके अंदर इनबिल्ट रहते हैं विंडोज के अंदर. ठीक है, क्लियर? यस सर. देखो अब ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिख रहा है ये वाला. यस यस ये सर. डायग्राम देखो, ये है यूजर, ये यूजर है. सबसे पहले कौन है? यूजर. यूजर के बाद क्या है? यूजर इंटरफेस है. ठीक, यूजर इंटरफेस. तो ये यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, ये यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया? यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया. अब यूजर क्या है? हार्डवेयर को यूज कर सकता है. अब इसमें देखो, एक चीज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है प्रोग्रामिंग टूल्स. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आएंगी तुम्हारी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो वो मैं बता दी जो यूजर के लिए होती हैं. और ये तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ये पूरा जो पार्ट है कितना, ये जो तीन चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें? सिस्टम यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स. ये किस कैटेगरी में आएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे. ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स भी किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता ही है, साथ में जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो भी तुम्हारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. और जो यूटिलिटीज यूज कर रहे हैं वो भी, वैसे यूटिलिटीज को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी उसको डाल सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? यस सर. तो कंप्यूटर के अंदर यही सब होता है और कुछ नहीं होता है. अगर तुमसे कोई कंप्यूटर डायग्राम बनवाना चाहता है तो तुम बस को ये डायग्राम बना के दिखा दो, ये पूरा कंप्यूटर है समझो. ठीक, कि यूजर हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, सिस्टम प्रोग्राम्स हो गए, सिस्टम प्रोग्राम्स में से सिस्टम यूटिलिटीज आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए और डिवाइस ड्राइवर्स आ गए. ठीक, तो ये सारे हमारे डिफाइन करते हैं सिस्टम को. अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये बता दूंगा. लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो मैंने बताया ही है. लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या क्या आता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर. जब मैंने बताया था पाइथन के बारे में तो मैंने बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस मींस जो मशीन के ज़्यादा क्लोज हों. हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो यूजर के ज़्यादा क्लोज हों. ठीक है, तो दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस मींस दे आर क्लोजर टू ह्यूमन बींग्स और दे आर क्लोजर टू यूजर. एंड लो लेवल लैंग्वेजेस मींस मशीन लैंग्वेज, तो वो मशीन के ज़्यादा क्लोज होती है. तो ये पढ़ लेना. और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, वो दिया हुआ है. फिर इसमें प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए क्या टूल्स यूज करते हैं. ठीक है, ये तुम लोग पढ़ लेना, ऐसे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. जो चीज़ नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा उसको. टाइम हो गया. हाँ, और इसके मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, तो वीडियो भी एक बार देख लेना, बाकी चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट ही है लगभग, और अगर कोई डाउट होगा तो तुम पूछ लेना अपना. बाकी ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है. ठीक है, अब हम आगे फ्लो ऑफ कंट्रोल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस जो रहेगा वो बस यही दो चैप्टर है हमारे, चैप्टर 5 और चैप्टर 1 जो तुम्हारे टेस्ट में आएंगे. बाकी जो मैं बाकी जो पढ़ाऊंगा वो आगे रहेगा, आगे के सिलेबस में. ठीक ठीक है, तो फिर आज क्लास फिर क्लोज करते हैं, आज की क्लास एंड करते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ठीक है, लीव कर दो क्लास, लीव द क्लास.